बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक पढ़ा था दैट वाज न्यूक्लियर रिएक्शंस और हमने साथ डिटेक्टर्स को डिस्कस किया। न्यूक्लियर रिएक्टर्स या न्यूक्लियर रिएक्शंस, तो न्यूक्लियर रिएक्शन ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसके अंदर न्यूक्लियस इन्वॉल्व हो। अब तक जो आप रिएक्शंस पढ़ के आए हैं ना, हमने अब तक चैप्टर और पिछली प्रीवियस जो हिस्ट्री हमने सारी की सारी पढ़ रखी है, उनमें हमने दो तरह के रिएक्शंस पढ़ रखे हैं। एक रिएक्शंस होते हैं केमिकल, दूसरे रिएक्शंस होते हैं केमिकल, दूसरे जो रिएक्शंस होते हैं वो रिएक्शंस होते हैं न्यूक्लियर। केमिकल रिएक्शन, हर वो रिएक्शन जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। हर वो रिएक्शन जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। और वो रिएक्शन जिसके अंदर न्यूक्लियस इन्वॉल्व हो, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन। अब फर्क कहाँ पर आता है? जब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स वेरी करते हैं ना, तो उनका केमिकल बिहेवियर भी एटम्स का चेंज होना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जांपल, कार्बन आयनिक बॉन्ड्स नहीं बनाता, जबकि सोडियम क्लोरीन आयनिक बॉन्ड्स भी बनाते हैं एज वेल एज कोवलेंट बॉन्ड भी बनाते हैं। ठीक, तो प्रॉपर्टीज में फ़र्क कहाँ पर आया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, बिकॉज इट इज़ क्वाइट ईजी फॉर सोडियम टू लूज़ एन इलेक्ट्रॉन, सिर्फ आयनिक बॉन्डिंग के लिए जाता है। बट ऑन द अदर हैंड, जब हम बात करते हैं क्लोरीन की, तो क्लोरीन कार्बन के साथ जब आता है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर कोवलेंट बॉन्ड बना रहा होता है। क्लोरीन जब सोडियम के साथ अटैच हो रहा होता है तो आयनिक बॉन्ड बना रहा होता है। तो ये सारा का सारा खेल सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं प्रोटॉन्स, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं न्यूट्रॉन्स और कुछ बेसिक पार्टिकल्स जिनकी मदद से ये बनते हैं, कॉक्स, मिजॉन, लेप्टॉन्स, हार्डॉन्स, मोजोन्स, इवन 2015 में डिस्कवर हुए। तो न्यूक्लियस के अंदर ये पार्टिकल्स मौजूद हैं और ये भी रिएक्शन शो करते हैं। हमने ऐसा ही एक केस पिछले टॉपिक्स में पढ़ा था और उस केस में हमने ये सीखा कि एटम के न्यूक्लियस ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन होने के बाद नए एलिमेंट्स बनाता है, जिसको हम लोगों ने न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन का नाम दिया। जब अल्फ़ा डिके हो, बीटा डिके हो रहा था, गैमा डिके हो रहा था, तो इन सारी चीज़ों के अंदर हमने ये पढ़ा, दीज आर कॉल्ड न्यूक्लियर रिएक्शंस, के हर वो रिएक्शन जिसके अंदर न्यूक्लियस इन्वॉल्व हो, दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन। तो अब इसी के अंदर दो और तरह के रिएक्शंस हैं। एक है जब बड़ा न्यूक्लियस टूटता है, द सप्लेशन ऑफ अ न्यूक्लियस, और दूसरा है द एडिशन ऑफ टू स्मॉलर न्यूक्लियाई, जिसको हम फ्यूजन का नाम देते हैं। तो दो तरह के नेक्स्ट रिएक्शंस हैं, एक रिएक्शन है न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन और दूसरा रिएक्शन है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। तो इस हिस्से में, पहले हिस्से में हम डिस्कस करते हैं न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन से मुराद, फिशन का मतलब होता है टूटना, न्यूक्लियर तो ऑब्वियस है ना, न्यूक्लियर से आया होगा। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर एक बड़ा न्यूक्लियस टूटता है और दो छोटे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन कहते हैं इस तरह के रिएक्शन को, इन विच अ हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट्स। फिशन का मतलब होता है सप्लेशन, तो एक बड़ा न्यूक्लियस स्प्लिट होता है, दो छोटे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होता है। और डेफिनेशन लिखते वक्त बुक पे बाकायदा तौर पे वर्ड बीच में यूज़ किया गया है, बड़ा एलिमेंट जैसे कि यूरेनियम, कि यूरेनियम जब फिशन शो करता है तो यूरेनियम फिशन शो करने के नतीजे में कन्वर्ट होता है दो लाइटर एलिमेंट्स के अंदर। अब एलिमेंट क्यों फिशन रिएक्शन, क्यों सप्लेशन की तरफ जाता है? तो असल में एटम्स वांट टू अटेन स्टेबिलिटी, कि एटम स्टेबिलिटी गेन करने की कोशिश करता है। कैसे स्टेबिलिटी? क्योंकि हमने पिछले एक टॉपिक्स के अंदर ये बात पढ़ी थी बाइंडिंग एनर्जी के टॉपिक में, कि जितनी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज़्यादा हो उतना ही एटम स्टेबल होता है। और इस हवाले से हमने ये बात पढ़ी कि सबसे जो स्टेबल एलिमेंट है दैट इज़ आयरन। तो वो तमाम तर एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक साइज़ आयरन से बड़ा है, वो कम करके वो चाहते हैं कि वो आयरन की तरह हो, मतलब वो फिशन शो करके आयरन तक आना चाहते हैं। और वो तमाम तरह एलिमेंट्स जिनका साइज़ आयरन से छोटा है, वो आपस में एड अप होकर आयरन तक पहुंचना चाहते हैं। यूँ आयरन इस ग्राफ को स्प्लिट करता है बाइंडिंग एनर्जी के, आयरन से बड़े एलिमेंट्स टूट के छोटे एलिमेंट्स में कन्वर्ट होंगे और आयरन से छोटे एलिमेंट्स कंबाइन होकर बड़े एलिमेंट में कन्वर्ट होंगे। मतलब
आयरन से पीछे फ्यूजन रिएक्शन होगा, आयरन से आगे हर एलिमेंट फिशन शो करता है। ये फिशन रिएक्शन होता क्यों है? हम असल में जिस यूनिवर्स के अंदर जी रहे हैं इसके अंदर 92 नेचुरल एलिमेंट्स हैं। इनके अंदर एलिमेंट्स के अंदर जो न्यूक्लियस है एक फ़िक्स रेशियो ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करती है। जब तक ऐसा होता है तो इस फिक्स जो इनके अंदर एक रेशियो है, अगर ये रहे तो एटम स्टेबल रहता है। अगर ये डिस्टर्ब हो जाए रेशियो तो एटम फौरी तौर पर अनस्टेबल होगा और स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो एलिमेंट टूट जाता है। सो नाउ व्हाट विल हैपन, यूरेनियम के केस में क्या होता है, यूरेनियम 92-235 यूरेनियम का एक आइसोटॉप है, एटॉमिक नंबर 92, एटॉमिक मास है 235। तो ये यूरेनियम 92-235 जब हम इसके ऊपर एक न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करते हैं, न्यूट्रॉन 01, तो होता क्या है, ये न्यूट्रॉन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। जब इस न्यूट्रॉन को वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा तो फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड, पूरा एक सेकंड में नहीं, ये फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड यूरेनियम 236 बनता है। इसके ऊपर स्टेरिक हम डाल देते हैं कि इट इज़ हाईली अनस्टेबल, और ये एक पूरा सेकंड भी एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब न्यूट्रॉन जाएगा, एब्जॉर्ब हुआ, और एंड द वेरी नेक्स्ट मोमेंट दे विल बी एन एक्सप्लोजन, और उसके नतीजे में दो नए एटम्स बन जाते हैं। एक बन जाता है बेरियम, दूसरा बन जाता है क्रिप्टॉन। बेरियम एटॉमिक नंबर 56, एटॉमिक मास 141, क्रिप्टॉन एटॉमिक नंबर 36, एटॉमिक मास 92, और साथ बनते हैं 3 न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स मास 1 और इनका चार्ज 0। सो साथ रिलीज़ होती है, एक अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ हो जाती है। अब इस तरह के फिशन इवेंट के अंदर टोटल 3 न्यूट्रॉन्स एमिट होते हैं। ये रिएक्शन सबसे पहले 1840 के अंदर ओटो हॉर्न और फ्रिट्ज स्ट्रॉसमैन ने परफॉर्म करवाया, और यही वो रिएक्शन था जिसने लीड किया न्यूक्लियर बॉम्ब्स की तरफ। और जो एटॉमिक बॉम्ब हम यूज़ करते हैं वो इसी न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन की मदद से, क्योंकि इसमें जो एनर्जी रिलीज़ होती है, दिस एनर्जी इज़ अबाउट 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कि जब एक एटम डिस्ट्रॉय होता है यूरेनियम का तो इतनी एनर्जी रिलीज़ होती है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज़ रिलीज्ड पर फिशन इवेंट। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। एग्जैक्ट वैल्यू की कैलकुलेशन हम किस तरह करते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू अगर हमने कैलकुलेट करनी हो तो रिमेंबर दिस, यूरेनियम के अंदर जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है दैट इज़ 7.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, जबकि जो बेरियम और जब हम क्रिप्टॉन को देखते हैं, क्योंकि जो इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो इसके आगे फिशन पीसेस बन रहे हैं, वो एक बन रहा है बेरियम, एक बन रहा है क्रिप्टॉन। ये जो इसके अंदर ये जो पीसेस निकलते हैं ना, इन पीसेस को बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड फिशन फ्रैगमेंट्स। इनके लिए ये टर्म भी यूज होती है, दीज आर कॉल्ड फिशन फ्रैगमेंट्स। ये जो फिशन फ्रैगमेंट्स हैं, इनके पास जो एनर्जी होती है बेरियम एंड क्रिप्टॉन के पास, इनके पास होती है 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब। तो अब जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है जाउस पर एटम, तो वो इक्वल, हम जब इसको मज़ीद कैलकुलेट करते हैं, दोनों का डिफरेंस फाइंड करते हैं, तो हमारे पास डिफरेंस आता है 8.5 माइनस 7.7, 8.5 या 8.6 तकरीबन माइनस 7.7, तो ये रफली तकरीबन आंसर आता है 0.8, 0.9 राउंड अबाउट, तकरीबन 0.9 के करीब होता है, मोर और लेस। ठीक है, आप इसको 8 लेट से कर लें 6। तो अब यहाँ पर जब एनर्जी रिलीज हुई वो 0.9 ऑफ द टोटल। अब एक फिशन इवेंट के दौरान जो मास है यूरेनियम का मास कितना है 235। इसको मल्टीप्लाई करें अगर हम डिफरेंस के साथ, मतलब 0.9 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो तकरीबन आता है 211.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी एक फिशन रिएक्शन के दौरान रिलीज होती है। अब ये जो 3 न्यूट्रॉन्स हैं ये आगे पेनिट्रेशन शो करते हैं,
तो एक यूरेनियम डिस्टर्ब हुआ, उसकी वजह से आगे कितने यूरेनियम डिस्टर्ब हो गए, 3 मज़ीद हो जाएंगे क्योंकि ये 3 न्यूट्रॉन्स, फिर 3 न्यूट्रॉन्स आगे 3 यूरेनियम को डिस्टर्ब करेंगे, 3 दफ़ा फिर फिशन रिएक्शन होगा और 3 दफ़ा फिशन रिएक्शन होने पर 3 9 न्यूट्रॉन्स निकल आए और यूँ ये सीरीज़ चलना शुरू हो जाती है, जिसको अभी हम डिस्कस करते हैं आगे चल के। अच्छा, अब हर दफ़ा ये ज़रूरी नहीं है कि फिशन रिएक्शन में यही प्रोडक्ट्स ही बने कि बेरियम और क्रिप्टॉन भी हों। समटाइम्स डिपेंड करता है उस एक्सप्लोजन के ऊपर कि क्या सिचुएशन होगी। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि टिन और साथ मोलिब्डेनियम बन रहे होते हैं, समटाइम्स जीनॉन और साथ स्ट्रोंशियम बन रहे होते हैं। तो उनकी क्वेश्चन हम देखते हैं, तो उनकी क्वेश्चंस तकरीबन कुछ यूँ बनती हैं कि यूरेनियम 90 to 235, जब हम इसको फिशन कराते हैं न्यूट्रॉन के साथ, तो न्यूट्रॉन के साथ फिशन कराने पर एक सिचुएशन हो सकती है कि टिन और मोलिब्डेनियम बने। तो अगर टिन और मोलिब्डेनियम बन रहे हैं तो टिन का एटॉमिक नंबर है 50, टिन के लिए जो एटॉमिक मास है दैट इज 132, साथ बनता है मोलिब्डेनियम, मोलिब्डेनियम के लिए एटॉमिक नंबर है 42, एटॉमिक मास मोलिब्डेनियम का एटॉमिक मास 101, साथ रिलीज होते हैं 3 न्यूट्रॉन्स और साथ रिलीज होती है अमाउंट ऑफ हीट। अब इसके लिए भी उसी तरह आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन फाइंड करके दोनों का डिफरेंस देख के मल्टीप्लिकेशन करके उसी प्रोसेस से हम एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितनी एनर्जी रिलीज होगी। इसी यूरेनियम के रिएक्शन के दौरान ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि यूरेनियम 90 to 235, न्यूट्रॉन 01, और अब की बार दूसरी सिचुएशन जो हमारे पास होती है वो ये कि जीनॉन और स्ट्रोंशियम बने। अगर जीनॉन बन रहा है तो जीनॉन असल में जीनॉन क्या चीज़ है, जीनॉन इज़ अ नोबल गैस। तो नोबल गैस, इस जीनॉन का एटॉमिक नंबर है 54, इसका एटॉमिक मास है 140, साथ जो रिलीज़ हो सकता है वो स्ट्रोंशियम है। अब स्ट्रोंशियम के लिए एटॉमिक नंबर 54 + 38 इज इक्वल टू 92, बैलेंस इक्वेशन कर लें तब भी आपको आइडिया हो जाएगा। साथ यहाँ पर जो एटॉमिक मास है इसका इट इज़ 94, और साथ यहाँ पर जो रिलीज़ होते हैं न्यूट्रॉन्स, इन न्यूट्रॉन्स की तादाद है 2। न्यूट्रॉन्स की तादाद पहले रिएक्शन में थी 3, दूसरी पॉसिबिलिटी में भी 3 न्यूट्रॉन्स, यहाँ पर 2 न्यूट्रॉन। तो कहीं ना कहीं अगर ये प्रोडक्ट्स बन रहे हों तो इसको सॉल्व करवाना ईजी होता है। क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन की जो ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्यों है? क्योंकि फर्स्ट फिशन इवेंट के अंदर कितने न्यूट्रॉन्स मिलेंगे हमें? 3। सेकंड के अंदर हमें कितने मिल रहे होंगे? 9। क्यों? क्योंकि एक एटम आपने डिस्टर्ब किया, उसमें से 3 न्यूट्रॉन्स निकले। जब हम एक एटम को डिस्टर्ब करते हैं तो इस एक एटम पे आपने 1 न्यूट्रॉन बम्बार्ड किया, यहाँ से आगे कितने न्यूट्रॉन्स निकलेंगे? वो 3 न्यूट्रॉन्स होंगे। तो फर्स्ट फिशन इवेंट में कितने न्यूट्रॉन्स निकले? 3। दूसरे फिशन इवेंट पे कितने आ जाएंगे? 9। क्यों? क्योंकि ये भी आगे अपने 3 न्यूट्रॉन्स बना लेगा, ये भी अपने आगे 3 न्यूट्रॉन्स बना लेगा, ये भी आगे अपने उसी तरह 3 न्यूट्रॉन्स बनाएगा। अब इससे आगे जब ग्रोथ होगी तो हर एक के आगे 3-3 होंगे। तो थर्ड टाइम जब फिशन इवेंट होगा इट विल बी 27। फोर्थ टाइम जब होगा तो इट विल बी 81, कि मतलब चौथी मरतबा 81 न्यूट्रॉन्स एमिट हो रहे होंगे। और ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। किस तरह? इट इज़ इंक्रीजिंग बाय 3n, क्योंकि 3 9, 3 27, 3 4 81 एंड सो ऑन, कि फिशन रिएक्शन जितना प्रोलॉन्ग होता चला जाएगा उतनी ज़्यादा जो रिएक्टिविटी है और वो उतनी ज़्यादा हीट इंक्रीज़ होती जाएगी। तो यूँ इस फिशन रिएक्शन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, क्योंकि इतनी ज़्यादा हीट होगी और इतनी ज़्यादा हीट के अंदर वर्किंग करना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर जब रिएक्शंस करवाते हैं तो यूरेनियम का डायरेक्ट एक्सपोजर अगले एटम पर नहीं रखते, हम बीच में रॉड्स रखते हैं बेरियम और लेड के, ताकि उन न्यूट्रॉन्स को, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करवा सकें। जब वो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब होगा तो ऑटोमेटिकली एटम, जब न्यूट्रॉन्स एब्जॉर्ब होंगे तो होगा क्या
या आपने इन दो के लिए स्पेस रोक ली, इन दो का रास्ता आपने एब्जॉर्ब करवा के रोक लिया, सिर्फ एक न्यूट्रॉन गुजरेगा, एक न्यूट्रॉन गुजरा तो आगे कितने न्यूट्रॉन्स फिर प्रोड्यूस हो जाएंगे? 3। इन 3 में से 2 को हम फिर रोक लेंगे, सिर्फ एक को आगे मूव करने दें। तो इस तरह के फिशन रिएक्शन को हम नाम देते हैं, इट इज़ कॉल्ड फिशन कंट्रोल्ड रिएक्शन। और अगर हम इनको ब्लॉक ना करें तो दैट इज़ कॉल्ड फिशन चेन रिएक्शन के एक दफ़ा एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ, मुसलसल चलता ही चला जा रहा है, लेकिन जब आप उनमें से न्यूट्रॉन्स को रोक लें तो इट इज़ कॉल्ड फिशन कंट्रोल्ड रिएक्शन। और इस फिशन रिएक्शन को हम यूज़ कहाँ पर करते हैं? एक तो मैंने इसको बताया कि न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर वॉर्स के अंदर इनको यूज़ करता है। दूसरी चीज़, इसको यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। पाकिस्तान के अंदर भी एक ऐसा ही हमारे पास कैनप के नाम से कराची एटॉमिक न्यूक्लियर पावर प्लांट मौजूद है, सेंटर, जहाँ पर हम इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रिपेयर करते हैं। तो बिग सोर्स ऑफ एनर्जी, लेकिन इसमें ड्रॉबैक्स क्या हैं? इसमें ड्रॉबैक्स ये हैं कि न्यूक्लियर वेस्ट, क्योंकि न्यूक्लियर वेस्ट इस तरह से कि इस तरह की इंडस्ट्री का जो वेस्ट होता है वो हमेशा रेडियोएक्टिव हुआ करता है। अगर रेडियोएक्टिव वेस्ट होगा तो उसको हम यूँ ओपन में नहीं फेंक सकते, जिसकी वजह से उस सारे के सारे एरिया की जो पॉपुलेशन है, चाहे वो ह्यूमन बींग्स की फॉर्म में या अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की फॉर्म में हो, हम उनको डिस्टर्ब कर जाएंगे ना। तो इसलिए इनको डिस्पोज करना बड़ा मुश्किल होता है इस तरह के वेस्ट को। तो ये था हमारा टॉपिक न्यूक्लियर फिशन। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। अल्लाह हाफिज़।